फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर और इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हम आप लोग का वेलकम कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th के इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश और दुनिया का इकोनॉमिक्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक बातें आपको बताएंगे, वो बातें जिसको जानने के बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक्स के पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बता दूं आपको कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और आई गेस ये बात तो आप पहले से जानते होंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड ऑल, तो जैक बोर्ड में ये जो टॉपिक पूछे जाते हैं ये 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीएसई में 40 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम प्लस यहां प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट सीबीएसई में इकोनॉमिक्स में भी है, बट जैक बोर्ड में अभी तक इकोनॉमिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ना हो रहा, ना कोई नोटिफिकेशन है। इसका मतलब आपके 50 मार्क्स के टॉपिक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स है, क्या टॉपिक्स है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सारी बातें बताने से पहले मैं आपको जरा सा वॉश कर दूं, मैं जरा पॉलिश कर दूं आपको कि भाई आप समझ लो कि मैक्रो में क्या पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जब ये चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं, है ना। हमारे ऐप में भी चीजें आ गई हैं, तो आप जरूर वॉच किए होंगे। और जितने भी बच्चे नहीं वॉच किए, आप जरूर वॉच करें। किसी को भी कोई परेशानी हो रही तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें जरूर ना। हमने जब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आपको बताया तो मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो होते, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बातें करता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल मार्केट, फैमिली, है ना, छोटी छोटी बातें करता है। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी बातें करता है। एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश की बातें, पूरे दुनिया की बातें करता है। तो एक बात तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एक बात अपने दिमाग में चिपका लीजिए, है ना। क्या हमें ये हमेशा याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी बातें होने वाली हैं, इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। क्या बोला मैं? मैक्रो इकोनॉमी पूरे इकोनॉमी को, एज अ होल मतलब पूरे इकोनॉमी को एक साथ पढ़ता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिंपली आप अभी यही समझ लो कि इसका मतलब है कि हम लोग पूरे देश की, है ना, कंट्री, ये देखिए, वन कंट्री, हम लोग पूरे देश की बात करने वाले हैं। हम लोग एक कंज्यूमर की नहीं, एक बंदे ने कितना कमाया ये नहीं बोलेंगे, एक फैमिली ने कितना इनकम कमाया ये भी नहीं बोलेंगे, है ना, एक सोसाइटी ने कितना कमाया, ये सब बातें नहीं हो रही। यहां बात हो रही पूरे देश की, कि पूरे देश में कुल मिलाकर कितना इनकम जनरेट हुआ। तो याद रखिएगा, यहां पर इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी वर्ड मैंने यूज किया है ना, इस इकोनॉमी वर्ड का मतलब है वन कंट्री, एक देश। और हम लोग कौन से देश की बात करने वाले? इंडिया, बोले तो भारत। हम लोग भारत की बातें करने वाले हैं, इंडिया की बातें करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक, जितने भी छोटे छोटे और बड़े बड़े टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स पूरे देश की बात करने वाला है। पूरे देश की मतलब भारत देश की बात करने वाला है ना। तो जब भी कभी हम बोले इकोनॉमी, तो आप समझ जाना कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, पूरे देश को इकोनॉमी कहेंगे हम लोग। ना आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहां पढ़ने हैं, है ना, एज पर दिस सिलेबस
हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो देखिए, आप जब बुक्स देखोगे ना तो बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मिला जुला कर आप देखेंगे 14 15, रेफरेंस बुक में तो चैप्टर्स भी अलग अलग बांट दिया लोगों ने, तो कई सारे चैप्टर्स हैं। मैं चैप्टर नहीं बता रहा, चैप्टर बताएंगे बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा, मैं चैप्टर नहीं बता रहा, मैं टॉपिक्स बता रहा। टॉपिक्स का मतलब प्रॉपर हेड्स, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर कई सारे चैप्टर है। तो आप ध्यान से देखो, आपको कुल मिलाकर यहां पर कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा, इसमें दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये देखिए, ये दूसरा टॉपिक है। इसमें जो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो चौथा टॉपिक हम लोग देखेंगे, मनी एंड बैंकिंग। इसमें जो पांचवा टॉपिक हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट बजट। एंड देयर आफ्टर नंबर 6, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और एक छोटा सा टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आप देख सकते हैं इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सीबीएसई वाले इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे तो 40 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम, और जैक बोर्ड वाले पढ़ेंगे तो 50 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम कवर होंगे, इतने टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुल मिलाकर 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। आइए एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज अभी जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारा सबसे पहला, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स मैंने जब आपको बताया था, तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था, और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के जो भी वीडियो क्लासेस मैंने प्रोवाइड किए थे, उसमें एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं पर मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मैंने आपको वहीं पर डिस्कस किया था। तो ये सवाल का जवाब मैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी दे चुका हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने वो क्लास कर लिया था, वो उसे एक बार अपने कॉपीज में जो आपने नोट्स बनाए थे उसे रिवाइज कर ले, और जो वो क्लास नहीं करे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हैं और हमारे ऐप में भी जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस को चेक करिए, आपको दिख जाएगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जिस लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, आप बस उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो वंस अगेन, जब इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पहले ही बता दिया। क्या बोला था, एक बार रिवाइज करें। मैंने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ, जो डील करता है ना, जो स्टडी करता है, विच डील्स विथ एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एग्रीगेट का मतलब जो पूरे देश की एक बात में बात करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश का डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश में होने वाला सप्लाई। एग्रीगेट इनकम, पूरे देश का इनकम, जिसे नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी बातें करता है, ये पूरे देश, पूरी दुनिया की बातें करता है। नेक्स्ट, नंबर 2, यहां पर एक दूसरा सवाल मिलता है, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए, ये दूसरा सवाल। इस
चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपको जानना है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैंने बता दिया, और दूसरा जानना है डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वो जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स वाला मैंने क्लास आपको दिया था, उसी क्लास में ये टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर आप देख सकते हैं कि भले ही बुक में एक चैप्टर बना दिया गया है, लेकिन रियलिटी में ये टॉपिक तो हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में ही कर लिया है। तो इसका मतलब कि ये चैप्टर अब फिर से पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर को तो बस रिवाइज करना है, क्योंकि यहां जो बातें आप पढ़ने वाले हैं ये इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में पढ़ा दी गई है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ छोटी छोटी ही बातें हैं, इससे ज्यादा बहुत वास्ट आपको नहीं जाना। दैट्स ऑल। तो मैं बातें कर रहा था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर से रिपीट कर रहा, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और दोनों का डिफरेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है ना। तो इसके साथ ही टॉपिक खत्म। अब हम लोग बातें करेंगे अपने अगले चैप्टर की। तो आप देख सकते हैं दी एंड हो चुका है, इंट्रोडक्शन दी एंड है ना। रिपीट कर रहे, बार बार बोल रहे कि जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का मैंने क्लास दिया था उसे आप जरूर वॉच कर ले फिर से, या उसे रिवाइज कर ले अपनी कॉपी से, है ना। दैट्स ऑल। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक बातें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिए। जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक नंबर 2, है ना। ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और सही मायने में कहा जाए तो यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12th में स्टार्ट होता है। देखिए, ये जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर बताऊं तो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे वास्ट टॉपिक में से एक है ना। काफी वास्ट है, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम, ये आपके लिए मिनिमम 12 मार्क्स, कम से कम भी सवाल अगर आएंगे तो 12 मार्क्स के आएंगे, मैक्सिमम 16 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। 12 से 16 नंबर तक के सवाल पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में कुल मिलाकर आपको 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे, है ना। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपको कुल मिलाकर 3 सब टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहला है इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग यहां पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। और फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, इसमें कुल मिलाकर 3 टॉपिक्स आ जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये वाला जो तीसरा वाला है, ये श्योर आपके लिए कितने मार्क्स लेकर आएगा? 6। ये 6 नंबर का 6 मार्क्स का एक सवाल तो आना ही है ना। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और नेशनल इनकम एग्रीगेट से भी ऑन एन एवरेज 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पूछा जाएगा, ये तो श्योर है 100% क्वेश्चन आते हैं इससे। ये 4 से 6, या तो 4 या 6 पूछा जाएगा। और इस वाले चैप्टर से भी 2 से 4 मार्क्स तक के सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। 2 क्या 1 भी बोल सकते हैं आप, या तो एक 1 मार्क्स का, या 2 मार्क्स का, या 4 मार्क्स के, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्सपेक्टेड बता दिया है ना। यहां पर 4 या 6 नंबर के सवाल आते हैं, 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं, नो डाउट ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में 3 टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, है ना। और इस तरह से ये बहुत बड़ा टॉपिक पूरी तरह से खत्म होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फ्रेंड्स, हम लोग बातें करने वाले हैं अपने बहुत रेलिवेंट चैप्टर की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां एक शब्द यूज हुआ है सर्कुलर, दूसरा वर्ड यूज हुआ है फ्लो,
और तीसरा है इनकम, है ना। अंग्रेजी के इस पूरे टर्म का मीनिंग है कि इनकम किसी भी इकोनॉमी में का मतलब कि किसी भी देश में इनकम का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर होता है। कहने का मतलब कि अगर मैं इंडिया की बातें करूं तो इंडिया में जो इनकम है ना, इंडिया में जो इनकम, मान लीजिए पहली बार इनकम यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज देश में पहली बार इनकम इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इनकम जनरेट होना, तो ये इनकम जनरेट हुआ किसी एक बंदे के पास, और ये फिर किसी दूसरे के पास, फिर तीसरे, फिर चौथे, और सो ऑन। ये इनकम इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ फिर यहीं आएगा, और ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में घूमता ही रहेगा। किसी भी देश का इनकम यूं ही सर्कुलर मोशन में फ्लो करता रहता है, ये रुकता नहीं। इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ये रेगुलर फ्लो है, कभी रुकता नहीं। अगर इनकम का ये फ्लो रुक जाए तो देश का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखिए कि ड्यू टू लॉकडाउन हमारे देश में इनकम का फ्लो रुका नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गया है, क्योंकि बिजनेस कम हो गए, और क्योंकि इनकम का फ्लो कम हो गया, ऐसा नहीं है कि पैसे खत्म हो गए, पैसे है लेकिन पैसे फ्लो नहीं कर रहे, वो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास नहीं जा रहे। जब तक पैसे मूव नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे, तब तक लोगों का इनकम जनरेट नहीं होगा। आप ऐसे सोचो कि अगर एक बंदा है मिस्टर ए जो 10,000 रुपए महीने का अर्न कर रहा, 10,000 पर मंथ, जब इसने 10,000 अर्न करा तो इस 10,000 से सपोज इसने मिस्टर बी से 1,000 की सब्जियां खरीद ली, वेजिटेबल्स। मिस्टर ए ने ही सपोज मिस्टर सी से भी 2,000 रुपए के राशन खरीद लिए, घर के ग्रोसरी आइटम। मिस्टर ए ने मिस्टर डी, मान लीजिए मिस्टर डी वो है जो मिस्टर ए के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसको इसने 1,000 का फीस दे दिया। मिस्टर ए ने और भी कुछ खर्चा किया, मिस्टर ई को दिया रेंट के नाम से 2,000 रुपए दे दिए, किराया भी दिया, और बाकी के पैसे मिस्टर ए ने बैंक में बचा लिए, बैंक में सेव कर लिया, 4,000 रुपए बैंक में सेव कर लिया। सपोज दैट, रफ एग्जांपल। क्या हुआ, मिस्टर ए का इनकम, मिस्टर ए को मिला, मिस्टर ए का इनकम, और ए ने किसको दिया, बी को, ए ने किसको दिया, सी को, ए ने डी को दिया, ए ने ई को दिया, और ए ने बैंक को भी दिया। अब मिस्टर बी के पास जो पैसे आए, मिस्टर बी भी तो खर्चा करेगा, सब्जी वाला भी तो खर्चा करेगा, ये भी किसी को देगा, है ना, अलग अलग लोगों को। मिस्टर सी भी देगा, मिस्टर डी भी देगा, और ये जो पैसों का कमाना और खर्च करना, पैसों को अर्न करना और पैसों को खर्च करना, टू अर्न एंड टू स्पेंड, ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, क्योंकि यही पैसे घूमकर फिर एक के पास आएंगे, फिर अगले महीने 10,000 मिलेंगे, फिर ये खर्च करेगा, ये जहां खर्च करेगा वो बंदा भी आगे खर्च करेगा, ये भी आगे खर्च करेगा, ये भी आगे खर्च करेगा, और लोग यूं ही अपने इनकम को सर्कुलर मोशन में फ्लो करते रहते हैं। किसी भी देश और दुनिया में ये कंटिन्यूअस होता रहना चाहिए। जितना ज्यादा पैसों का मूवमेंट किसी देश में होगा, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी। याद रखिएगा, पूरे चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए इन बातों को और अच्छे से समझा जाए और इन चीजों को हम लोग और क्लियर करें। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी है। तो आइए एक बेसिक बात मैं बताऊं आपको। देखिए, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है इनकम, और शायद आपको याद होगा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में, एकदम शुरुआती क्लासेस में, क्लास नंबर 2 लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन, किसी व्यक्ति को अगर आमदनी चाहिए, इनकम चाहिए, इफ यू वांट टू जनरेट इनकम, यू हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और जिस काम को करने से, द एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम, जिस काम को करने से इनकम जनरेट हो जाए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम जनरेट करने हैं, और इनकम जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटी करना पड़ेगा वो कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनकम जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और याद करिए, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में ही, लेक्चर नंबर 2 और 3 में,
कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 4 होते, कितने होते? 4। बेसिकली सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए। कौन कौन से? पहला मैंने बताया था आपको प्रोडक्शन, देयर आफ्टर कंजम्पशन, फिर मैंने बताया था एक्सचेंज, और फिर मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा, किसी भी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, वंस अगेन व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? दोज एक्टिविटीज व्हिच जनरेट्स इनकम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? 4। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स से बता दी गई हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं करा, आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर ऐप में जाकर ये क्लासेस जरूर कर ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी की जाए तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहां कौन सा माना जाएगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बिना देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, देश के लोग भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखो, जिस देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल चाइना, फॉर एग्जाम्पल जापान, फॉर एग्जाम्पल सपोज रशिया, व्हाटएवर, जिस देश में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है वही देश दुनिया में काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा, वही डेवलप्ड इकोनॉमीज के रेस में सबसे आगे है ना। चाइना इतना ज्यादा रैपिड ग्रोथ क्यों कर रहा? क्योंकि चाइना दुनिया भर की चीजें बनाता है और दुनिया भर में बेचता है। तो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजम्पशन का मतलब होता है गुड्स को खरीद कर यूज करना। तो भैया जब तक प्रोडक्शन होगा नहीं, कंजम्पशन करेंगे कहां से? मैगी बनेगा नहीं तो खाएंगे कहां से? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कंजम्पशन तो तब ना जब प्रोडक्शन होगा, मतलब प्रोडक्शन जरूरी है। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब एक बंदे से खरीद कर दूसरे बंदे को बेच दिया। तो भैया आप अगर एक बंदे से खरीद रहे हो तो पहले वो वाला बंदा बनाए तब तो आप खरीदोगे। अगर मैगी कंपनी मैगी बनाएगी नहीं तो शॉपकीपर मैगी खरीद कर बेचेंगे कहां से? तो एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है? प्रोडक्शन पर। इन्वेस्टमेंट, लोग जो अपने पैसे बैंक में सेव करते हैं या कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा बैंक या वो कंपनी कहां लगाती है? प्रोडक्शन सेक्टर पर। वो सेक्टर जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको लोन देती है बैंक, है ना। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को बैंक लोन देती है और प्रोड्यूसर उस लोन के अमाउंट से बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, और उस प्रॉफिट से प्रोड्यूसर बैंक को इंटरेस्ट देता है और बैंक उस इंटरेस्ट से थोड़ा इंटरेस्ट हमें देती है। इन्वेस्टमेंट भी तभी पॉसिबल है जब क्या होगा देश में? प्रोडक्शन। देखिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी प्रोडक्शन ही होता है। इसीलिए स्टार्टअप्स करने को कह रही गवर्नमेंट। क्यों हमारे देश का गवर्नमेंट बोल रहा कि आप कुछ बनाओ, नौकरी तलाशो मत, आप कुछ प्रोड्यूस करो, कुछ नया बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। स्टार्टअप्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हमारा देश प्रोडक्शन के फील्ड में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन सारी एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट वाले को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो सबसे पहले प्रोडक्शन पे फोकस करना पड़ेगा ना। प्रोडक्शन की बातें करें, ध्यान से सुनिएगा, जो बताने वाला बड़ा रेलिवेंट चीज है ये। देखिए अगर हमें प्रोडक्शन करना है, व्हाटएवर, कुछ भी, चाहे गुड्स का करें चाहे सर्विस का करें, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, भैया आपको कुछ बनाना है तो कुछ भी बनाने के लिए चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको सपोज ये व्हाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, ये व्हाइट बोर्ड बनाना है ना। तो व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, है ना। इसमें सरमाइका लगता है, ये चाहिए, फेविकॉल चाहिए। अगर आपको मैगी बनानी है तो फिर क्या चाहिए? मैगी बनाने के लिए एक तो हमें मैगी नूडल्स चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, गैस चाहिए, यूटेंसिल्स, बर्तन भी तो चाहिए। अब थोड़ा सा प्रोड्यूसर की बातें करें। मान लीजिए सपोज हमें किसी फैक्ट्री में, सपोज क्या बनाया जाए, हमें किसी फैक्ट्री में फर्नीचर्स बनाने हैं, है ना, या किसी फैक्ट्री में अलमीरा बनाना है, या फिर घर बनाना है, कुछ भी आप सोचो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। फैन बनाना है तो मोटर चाहिए, कॉइल चाहिए, फैन की लीव्स चाहिए, पत्तियां चाहिए, वायर चाहिए, केबल चाहिए। बल्ब बनाना है तो फिलामेंट चाहिए, गैस चाहिए, उसके अंदर एक गैस होता है एलईडी लाइट्स, सीएफएल लाइट्स के अंदर। तो अलग अलग चीजों का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। कुछ भी, व्हाटएवर आप कुछ भी सोच लो, पेस्ट्री बनाना है, क्रीम चाहिए,
है ना, मैदा, व्हीट फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, एग्स चाहिए, बात समझ में आ रही कि नहीं। नूडल्स बनाने तो अलग रिक्वायरमेंट। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज को बनाने के रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। एक एक पर्टिकुलर कमोडिटी के सारे रिक्वायरमेंट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ऐसा करो कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई जा सकती हैं उन सब का एक लिस्ट बनाओ, और उन्हें बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए उसका भी लिस्ट बनाओ, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में तो बियॉन्ड अनलिमिटेड कमोडिटीज है, बहुत सारी। तो क्या करा, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए उन सारे रिक्वायरमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग चीजों में जो भी रिक्वायरमेंट्स होते उन्हें क्लासीफाई किया गया और कहा गया कि प्रोडक्शन के जो रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन के जो रिक्वायरमेंट है इन्हें हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर से बोल रहा, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन करने के रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं, किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं। देखिए, अलग अलग चीजों में अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन सारे रिक्वायरमेंट्स को एक साथ स्टडी करने के लिए उसे क्लासीफाई किया गया। और इकोनॉमिक्स कहता है कि प्रोडक्शन के बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4, याद रखिएगा। सबसे पहला फैक्टर लैंड, दूसरा फैक्टर लेबर, तीसरा फैक्टर कैपिटल, चौथा फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। ये देखिए, कुल मिलाकर कितने फैक्टर हो गए? 4। इकोनॉमिक्स कहता है कि आपको दुनिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस करना हो, व्हाटएवर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस, यू नीड दीज 4 फैक्टर्स। आपको इन 4 चीजों की जरूरत तो पड़नी ही है। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लैंड बोले तो जमीन है ना, लैंड बोले तो लैंड यानी जमीन या बिल्डिंग्स भी बोल सकते हैं आप, कैंपस। सो अक्सर लैंड फैक्टर का मतलब बच्चों को लगता है, या फिर कई बार लगता है लोगों को, कि ये जमीन और मकान की बात कर रहा है। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि यहां पर लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस। प्रकृति से हमें जितनी भी चीजें मिली है उन सब को लैंड के अंदर ही क्लासिफाई किया गया इकोनॉमिक्स में, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो भी दिया, व्हाटएवर ऑलमाइटी हैव प्रोवाइडेड अस, दे आर आइदर ऑन द लैंड और बिलो द लैंड, या तो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे है। तो लैंड मींस नेचुरल रिसोर्स, जैसे फॉरेस्ट, ट्रीज है ना, एयर, सनलाइट, विंड, वाटर है ना, माइनिंग रिसोर्सेस जैसे आयरन ओर, कच्चा लोहा है ना, पेट्रोलियम जो डिग करके हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तेल निकालते हैं, वो भी, एवरीथिंग है ना, कुछ भी अगर ऐसा है जो प्रकृति से हमें मिला है तो वो लैंड के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा, चाहे वो लैंड जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, कहीं से भी मिला, एवरीथिंग। इवन कोयला भी लैंड के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि वो भी नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट लेबर, ये तो पता ही होगा आपको, लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन पावर जिसको बोलते हैं। कैपिटल का मतलब होता है मैन मेड रिसोर्सेस, वो सारे रिसोर्सेस जहां इंसानों ने अपना दिमाग लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बातें करूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं आयरन ओर का मतलब वो जो कच्चा लोहा, वो जो जमीन के अंदर से माइनिंग करके निकाला जाता है ना, वो आयरन ओर कहलाता है। तो आयरन ओर नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब उस आयरन ओर को फॉर्मुलेट किया जाता है, मतलब साइंटिफिक उसमें प्रोसेसिंग की जाती है और उस आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लोहा निकाला जाता है, और आयरन से फिर स्टील बनाया जाता है ना, आपको पता होगा, स्टेनलेस स्टील, और फिर उससे बर्तन बनाए जाते हैं। तो वो ऊपर वाले ने बर्तन नहीं दिया था अपने को, ऊपर वाले ने तो कच्चा लोहा दिया था, आयरन ओर, हमने उससे यूटेंसिल्स बना दिए, बर्तन बना दिए। तो वो बर्तन हमारे लिए क्या है? कैपिटल। लेकिन वो आयरन ओर क्या है? लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बातें करूं ब्रेड की, है ना, ब्रेड, तो ब्रेड की बातें करें, देखिए ब्रेड बनता है व्हीट फ्लोर, मैदे से। ऊपर वाले ने मैदा पीस कर अपने को नहीं दिया था, ऊपर वाले ने क्या दिया? उसने दिया हमें सपोज अनाज दिया था, है ना, उन्होंने हमें व्हीट, गेहूं दिया था। तो वो जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, कल्टीवेशन, फार्मिंग से जो आता है। तो फार्मिंग से जो भी रिसोर्स आया वो इसमें आ गया।
लेकिन फार्मिंग करने के बाद हमने उसको मिल में चक्की में पीसा और उसका मैदा या आटा बना दिया, तो वो क्या बन गया अब? कैपिटल, यानी मैनमेड रिसोर्स बन गया, वो मटेरियल्स कहलाता है, वो इसके अंदर आता है। बेसिकली कैपिटल्स में मशीनों की बातें होती है, मटेरियल्स की बातें होती है, वो मटेरियल जो इंसानों ने बनाया। जैसे फैन नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फैन कैसा रिसोर्स है? मैन मेड, तो फैन आ जाएगा कैपिटल के अंदर। मशीनें, सारी की सारी मशीनें कहां आ जाएंगी? कैपिटल में। बात समझ में आ रहा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैनेजमेंट, याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैनेजमेंट। आप सोचो कि अगर आपको एक फैक्ट्री खोलनी है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, है ना, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको फैक्ट्री खोलनी है तो पहले लैंड चाहिए, फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, है ना, तो जमीन यानी लैंड हो गया। नेक्स्ट लेबर, फैक्ट्री में सारा काम खुद थोड़ी करेंगे, वर्कर तो चाहिए। उसके बाद कैपिटल, फैक्ट्री में मशीनें, मटेरियल्स, ये सब चीजें भी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। और फैक्ट्री में मैनेजमेंट भी तो जरूरी है कि आप भैया ऐसा सोचो कि हमने एक फैक्ट्री लिया और उसमें हमने लेबर्स 10-15 बुलाए, हमने मशीनें लगा दी, मटेरियल भी खरीद लिया और सब रखकर घूमने चले गए स्विट्जरलैंड। क्या हमारा प्रोडक्शन होगा? क्या सारे लोग खुद से काम करेंगे? ना, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन में इन सारी चीजों का रिक्वायरमेंट है ना। ये जो आपको दिख रहे, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहे 4 के 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसे फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है। याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसे क्या कहा जाता है? फैक्टर सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर दी फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही फैक्टर सर्विस कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और फैक्टर सर्विसेज क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, आप सोचो कि अगर हम लोग एक प्रोड्यूसर हो, सपोज दैट कि हमें एक फैक्ट्री खोलनी है, हमें प्रोडक्शन करना है, और आप सोचो कि अगर हम लोग प्रोड्यूसर है तो क्या ये पॉसिबल है कि सारी की सारी चीजें हमारी ही हो? इट इज नॉट पॉसिबल। जनरली ऐसा नहीं होता कि भाई मान लीजिए अपने को पंखा बनाने का फैक्ट्री खोलना है, फैन इंडस्ट्री, तो फैन प्रोड्यूस करना है, अपने को पंखा बनाना है, गर्मी का मौसम में पंखा बनाओ, अच्छा बिकेगा ना। अगर हमें पंखे बनाने हैं तो पहले तो फैक्ट्री चाहिए। ये पॉसिबल है कि अपना जमीन हो, अपना फैक्ट्री हो, या ये पॉसिबल है कि अपने जमीन ना हो, फैक्ट्री ना हो? अगर अपना है इट्स गुड, तो हम लोग उसी पे काम करेंगे। अपना नहीं है तो फैक्ट्री किराए पर लेंगे। फैक्ट्री क्या करेंगे? किराए पर लेंगे किसी और से। देखते ना, दुकान खोल ली है, अपना दुकान नहीं है तो किराए पे दुकान ले लिया। अगर फैक्ट्री किराए पर लिया, दुकान किराए पर लिया, तो बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट। रेंट और साथ में एक और शब्द यहां कभी कभी आता है, रॉयल्टी। एक ही चीज है। रेंट जो बिल्डिंग्स में दी जाती हैं, बिल्डिंग्स के लिए, है ना, दुकान लिया, फैक्ट्री लिया। रॉयल्टी जो माइनिंग के रिसोर्सेस में दी जाती है ना, आप कोल का एक्सट्रैक्शन होता है तो वहां रॉयल्टी दिया जाता है। व्हाटएवर, फिलहाल आप याद है रेंट और रॉयल्टी ये नियर अबाउट एक ही चीज है ना, थोड़ा डिफरेंसेस है दोनों में, लेकिन फिलहाल इंटरचेंजेबल है। याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्स यानी लैंड, अगर हमें जमीन या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोल, आयरन ओर वगैरह वगैरह, अगर हमें किराए पर चाहिए तो हमें रेंट या क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। आगे बढ़ते, लेबर। अब सोचो ना कि अगर हमने अपना फैक्ट्री ओपन करा तो क्या फैक्ट्री में सारा काम खुद ही कर लेंगे? ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें वर्कर, हमें सुपरवाइजर्स रखने पड़ेंगे। और जब भी हम लोग ऐसे लोग रखेंगे तो क्या वो मुफ्त में काम करेंगे? नहीं, उन्हें चाहिए वेजेस एंड सैलरीज। तो फिर से बोल रहे हैं, अगर जमीन या मकान किराए पर लिया तो रेंट या रॉयल्टी देना पड़ेगा। लेबर हमने किराए पर मंगाया, क्या देना पड़ेगा? वेजेस और सैलरीज। ना, कैपिटल, मैन मेड रिसोर्स, मशीनें खरीदनी है, मटेरियल्स खरीदने हैं, स्टॉक खरीदने हैं, इतने पैसे कहां से आएंगे? या तो अपना पैसा लगाइए या फिर बैंक से क्या ले लीजिए? लोन। और अगर आप बैंक से लोन लीजिएगा तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट। ये देखिए एक और आ गया, बैंक हम लोगों से क्या लेगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप, अब भैया इतना जो झोल झाल किया, इतना जो मेहनत किया, इतना जो रिस्क लिया, ये जो मैनेजमेंट हमने किया, इसके बदले मालिक को क्या चाहिए? प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। बात समझ में आ रही? तो देखिए, मैं कहना चाह रहा कि जब भी हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमें प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, जिन्हें फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे। फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन सारे सर्विसेज को हायर करने के लिए, किराए पर लेने के लिए हमें ये पेमेंट करने पड़ेंगे। क्योंकि ये पेमेंट हमें करने पड़ेंगे तो इस पेमेंट को कहा जाता है फैक्टर पेमेंट्स। याद रखिए, क्या कहा जाता है? फैक्टर पेमेंट्स। तो ये कहलाता है फैक्टर सर्विसेज
और ये कहलाता है फैक्टर पेमेंट्स। 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज इन चारों चीजों को। व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स? फैक्टर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स, ये वो सारे पेमेंट है विच आर मेड टू हायर फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज को किराए पर लेने के बदले देना पड़ता है। इट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये हो गया फैक्टर सर्विस और ये हो गया फैक्टर पेमेंट। याद रखिएगा यही वो फैक्टर पेमेंट है, याद रखिएगा यही वो फैक्टर पेमेंट है जो किसी भी देश में उस देश के नागरिक यानी सिटीजन्स के लिए, रेसिडेंट के लिए इनकम बनकर आता है। आप कभी बैठकर सोचो कि देश या दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमा रहे वो इन्हीं 4 में से कोई एक सोर्स होगा। या तो हम लोग बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अगर हमारे पास खूब सारी प्रॉपर्टी है तो किराए पर लाएंगे तो क्या मिलेगा? रेंट। अगर हमारे पास ना प्रॉपर्टी है ना बिजनेस तो जॉब करेंगे तो क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरीज। या फिर अगर हमने अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। दुनिया में जितने भी इनकम जनरेट होते हैं वो सारे के सारे इनकम इसी नाम से होते हैं। और ये इनकम जनरेट करने के पीछे किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है? प्रोडक्शन का। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा ये इनकम नहीं होगा, और जब तक ये इनकम नहीं होगा देश का इनकम नहीं हो सकता। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर दी पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स, है ना? याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के क्लास हम यहीं पर एंड अप कर रहे हैं, अगले क्लास पे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे एवरीवन।